हेलो एवरीबॉडी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इससे पहले वाली क्लास में हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ा था, उसी से कंपैरिजन करके ये पढ़ा जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वीडियो आप इससे पहले ज़रूर देख लें। तो देखो यहाँ पे हम आज स्टार्ट करेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब एनहार्मोनिक ऑसिलेटर समझने से पहले कुछ लिमिटेशंस जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की थी उन्हें हम स्टडी करेंगे। तो क्या लिमिटेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की रही वो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो देखो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वहाँ से जो एनर्जी आ रही थी वो कितनी आई थी। SHO की हम बात कर रहे हैं, जो वाइब्रेशनल एनर्जी इससे आई थी वो आई थी V+12hν। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बीच में कर्व था वो कैसा था, पैराबोलिक कर्व था। और यहाँ पे ये एनर्जी लेवल्स इस तरीके से प्रेजेंट थे, V=0, V=1, V=2। ये यहाँ पे 12hν, 0 पॉइंट एनर्जी 3/2hν, 5/2hν। और जो इन एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप था वो कितना था, hν। सबके बीच में जो गैप था वो कांस्टेंट था। यही मेन पॉइंट है। यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप था उसे कांस्टेंट माना गया, लेकिन जब यही चीज़ हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज पर देखी गई तो ये चीज़ हमें नहीं मिली। मतलब वहाँ पे जो हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज में जो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप था वो कांस्टेंट नहीं था, वो डिक्रीज होता जा रहा था जैसे जैसे वाइब्रेशनल लेवल्स हम इंक्रीज कर रहे थे। इसका मतलब जब हायर, जैसे मैं यहाँ पे हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज एक बार ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे हायर वाइब्रेशनल लेवल्स पे इस तरीके से हमें एनर्जीज मिली। मतलब ये गैप जो था कंटिन्यू क्या हो रहा था, डिक्रीज होता जा रहा था। क्लियर हुआ? तो ये एक लिमिटेशन हो गई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जिसने उन दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसे रिजिड माना था, जबकि ऐसा नहीं होता। ये जो बॉन्ड है बीच में जो प्रेजेंट है दो एटम्स के वो कंप्लीटली रिजिड नहीं होता। ये चीज़ हमने नॉन रिजिड में भी पढ़ी थी। तो यहाँ पे जब हायर वाइब्रेशनल लेवल्स द गैप बिटवीन the energy levels is no more constant। ठीक है, हायर वाइब्रेशनल लेवल्स के केस में गैप कांस्टेंट नहीं रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने SHO के लिए क्या पढ़ा था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। हुक्स लॉ फॉलो करता है। यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब हायर वाइब्रेशनल लेवल्स पे हम पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है। उस वजह से जो ये फोर्स है वो ज़ीरो हो जाता है, फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो जब हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा तो जो कांस्टेंट गैप आने की जो हम बता रहे थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स कांस्टेंट की हम बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती हैं। उस वजह से जो एनर्जी गैप है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V। ठीक है, समझ आया रीज़न? अब देखो, अब हम यहाँ पे हमें पढ़ना तो है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसकी स्टडी के लिए साइंटिस्ट थे PM मोर्स। उन्होंने अपना पोटेंशियल कर्व दिया। उस पोटेंशियल कर्व में उन्होंने बोला कि ये जो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ड्रॉ किया है ये कर्व इस तरह से पूरा कंप्लीटली
पैराबोलिक नहीं होता। मतलब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी पे जब हम पहुंच जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये पीएम मोर्स ने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़, जब हम जैसे स्प्रिंग हमने लिया था, हम उसे क्या कर रहे थे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर रहे थे। तो जब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे हम पहुँच जाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है, इक्विलिब्रियम जो बॉन्ड लेंथ है, उससे बहुत ज़्यादा डेविएशन आ जाता है, बहुत ही गैप हो जाता है उनके बीच में। इक्विलिब्रियम वाली बॉन्ड लेंथ से बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। तो उस बॉन्ड लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उस बॉन्ड लेंथ को हम कांस्टेंट मान लेते हैं हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए। इसलिए हमें यहाँ पे जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाता है, हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता और एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो एनहार्मोनिक के लिए आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू PM Morse, the curve is not purely parabolic in nature. देखो जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ आप उसे भी नोट करते चले। मैं सारा यहाँ पे बोर्ड पर नहीं लिख रही हूँ, तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसे भी साथ के साथ नोट करते चले, ठीक है। और मैंने इसके बाद आपको क्या बताया, पैराबोलिक नेचर नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम लेंथ है और जब मॉलिक्यूल हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में पहुंच जाता है तो उस इक्विलिब्रियम लेंथ से जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, डेविएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स का गैप है वो डिक्रीज होता जाता है, वहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के। अब हमें ये सारी चीज़ें समझ आ गई कि ठीक है, एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो इनकी एनर्जी क्या होती है। जैसे कि हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी निकाली थी, इस तरह से एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की भी तो फिर कुछ एनर्जी आनी चाहिए, तो वो हम डिस्कस करते हैं। PM मॉर्स ने ये सब कुछ अपना आइडिया अपने रिप्रेजेंट करके, इसके बाद उन्होंने अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी भी दी जिसे उन्होंने V से डिनोट किया था, और उसे बोला, अब इन्होंने PM मोर्स ने दी है तो उसे मोर्स पोटेंशियल बोला जाता था। क्या बोलते हैं उसे, मोर्स पोटेंशियल। इन्होंने एक एम्पिरिकल रिलेशन दिया था बेसिकली, तो वो हम पढ़ते हैं। V इज इक्वल्स टू D1 माइनस एक्सपोनेंशियल B RE माइनस R, और इस पूरे का स्क्वायर। ये एम्पिरिकल रिलेशन दिया था PM मोर्स ने, और ये इसको बोला जाता है मोर्स पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये जो D है यहाँ पे, ये होती है डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। और ये जो B है ये यहाँ पे कांस्टेंट है। RE तो आपको पता ही है, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। E यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है। तो ये रिलेशन दिया था PM मोर्स ने, ये आपको याद होना चाहिए। अब जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो हमें अब यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी निकालनी है। तो वही हम सेम जैसे हमने उसमें किया था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, श्रोडिंजर इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करके उसको सॉल्व किया जाता है। तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगी। उसको सॉल्व तो वैसे भी हम नहीं करते, हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी उसे सॉल्व नहीं किया, ना किसी बुक में उसे सॉल्व करके दे रखा है, उसकी डायरेक्ट वैल्यू ही याद की जाती है। तो वो वैल्यू कितनी आती है, देखो EV इज इक्वल्स टू V प्लस हाफ H न्यू। ये तो वही है जो हमने पढ़कर आए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। इसी में माइनस V प्लस हाफ H न्यू XE, ये वैल्यू हो गई वाइब्रेशनल एनर्जी की फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। यहाँ पे इसके स्क्वायर आता है, सेम वैसे ही जैसे हमने नॉन रिजिड रोटेटर में पढ़ा था,
और उसमें डिसोसिएशन एनर्जी का फैक्टर लगा के सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट जिसको बोला जाता है उसके साथ स्क्वायर लगाया जाता है। तो उससे भी आप इसको याद रख सकते हो कि यहाँ पे भी स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे जो ये XC है ये होता है एन हार्मोनिक कांस्टेंट, इसको बोला जाता है। ठीक है, अब सेम वही है इसमें कि यहाँ पे हम एनर्जीज की वैल्यू को पुट करते जाएं और एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, लेकिन इसके जो सिलेक्शन रूल हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से। और इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं उनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स दिए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्शन रूल्स देख लेते हैं इसमें। देखो सिलेक्शन रूल इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल लिख रही हूँ वो लिख रही हूँ मैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो कि हम पढ़ चुके हैं, ±1 फॉर SHO। अब मैं लिख रही हूँ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो कि होता है +-1 +-2 +-3 एंड सो। मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन हम करवा सकते हैं। ये किसके लिए हो गए? फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब देखो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं उनके नोमेनक्लेचर को हम समझ लेते हैं एक बार। देखो सपोज मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करती हूँ ΔV = +1 की। एब्जॉर्प्शन की ही बात करते हैं हम, एमिशन तो हम बहुत ही कम स्टडी करते हैं। फिर एमिशन की बात तो रोटेशनल और इसमें नहीं की जाती, एब्जॉर्प्शन ही हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो सिलेक्शन रूल मैंने लिया है वो लिया है मैंने ΔV = +1, मतलब सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन। तो यहाँ पे सपोज मैं V = 0 से ट्रांजिशन करा रही हूँ V = 1 में। ठीक है, इस टाइप के ट्रांजिशन को, और ये जो ट्रांजिशन है ये मैं कहाँ पे करा रही हूँ? सारे रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे, स्पेसिफाई इसलिए कर रही हूँ कि रूम टेम्परेचर पे जो है कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ पे नहीं है, कोई भी हीट वहाँ पे नहीं दी हुई, तो जो मॉलिक्यूल है वो अपने लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे 0 में प्रेजेंट है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे भी अभी हम बात करेंगे। तो इससे जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है उसे बोला जाता है फंडामेंटल ओवरटोन या फिर फंडामेंटल बैंड। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ΔV = +2 की, तो मैं यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कराऊंगी? 0 से V = 2 में कराऊंगी। इसको बोला जाता है फर्स्ट ओवरटोन। इसको साथ के साथ याद करते चले। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन रूल लूँ +3, तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 3 में, जिसको बोला जाता है सेकेंड ओवरटोन। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन रूल लूँ +4, तो ट्रांजिशन यहाँ पे होगा 0 से V = 4, जिसको बोला जाएगा थर्ड ओवरटोन। समझ आई ये चीज़? अब आगे देखो, अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ हायर टेम्परेचर पे। एट हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है वो अपने लोअर वाइब्रेशनल लेवल जो है उसमें नहीं रह पाता, क्योंकि वो हीट उसे जब मिलती है तो वो हीट को ऑक्यूपाई करके हायर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है हाई टेम्परेचर में। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ही V = 1 से होती है। अब V = 1 से जो ट्रांजिशन है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, V = 1 से जो ट्रांजिशन है वो चाहे V = 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो या फिर किसी में भी हो, इस तरह की स्पेक्ट्रल लाइन, इस ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है उसे हम बोलते हैं
उसे हम क्या बोलते हैं, हॉट बैंड। इस नाम को आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, तो उसे हीट मिली, तो वहाँ पे जो बैंड थी, जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, वो मतलब उसको हीट मिल गई, तो वो कैसी हो गई, हॉट, तो हॉट बैंड। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। ये होगी पूरी बात एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की। ठीक है, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर समझ लिया, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर समझ लिया, इन दोनों के सिलेक्शन रूल्स पढ़ लिए, और जितने भी चेंजेस इन दोनों में हैं, जो भी डिफरेंस है, वो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं। अगर आपको ये समझ आ गया, एकदम बेसिक है, बेसिक अगर आपको किसी भी यूनिट का समझ आ जाता है तो आगे की जो हायर चीज़ें उसमें होती हैं वो आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। तो बेसिक क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।